मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में मिली। 15 साल का राहुल शर्माया शर्माया मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी करण से मंगनी हुई है तब से ये मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 महीने में शादी ने तो मुझे बौखला कर रख दिया था। अभी 2 दिन से इसने मेरी जान आफत में डाल कर रखी है कि भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा मुझे सुना दिया था। राहुल काफ़ी शर्मीले सा लड़का लग रहा था। अभी मेरी सास के पीछे छुपे उनके दुपट्टे को अपनी उंगली में लपेट रहा था और छुपी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए इसने मुझे हाथ मिलाया था। मैंने कहा, तुम लड़के होकर इतनी शर्मीले हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात पर वो मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। करण से छोटी 2 बहनें थी और उनसे छोटा मेरा देवर राहुल था। करण बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे। ससुराल वाले भी मोहब्बत करने वाले थे। पहला कदम राहुल की तरफ मैंने बढ़ाया था। वो था तो 15 साल का, लेकिन सेहत और खाद की वजह से वो बड़ा लगता था। मैं शाम को इसके कमरे में चली जाती और उसे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वो मुझसे घुल मिल गया था। मेरे कमरे में भी बिना झिझक से आ जाता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ौरन से चैनल बदल दिया और घबरा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर न जाने क्यों कुछ शक होने लगा। ऐसा भी वो क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही बदल गया और अब यूं घबरा रहा है जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उसे प्यार से पूछा कि वो टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल पर वो हैरत का शिकार हो गया। नहीं में सिर हिलाने लगा, कहने लगा, कुछ भी तो नहीं भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वो लगाओ। उसने नज़रें झुकाई, वो चैनल लगा दिया जो वो देख रहा था। मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और हैरान रह गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने गुस्से से राहुल की तरफ देखा था। तुम ये देखते हो टीवी पर? बताओ रात को तुम्हारे भाई को। वो मेरे गुस्से पर डर गया था और नहीं में सिर हिलाने लगा, कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि ये देखकर नींद कैसे आती है तुम्हें? इतनी डरावनी शक्ल देखते हो तुम। वो कोई हॉरर मूवी देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने मुझसे फ़ौरन से माफ़ी मांग ली, कहने लगा, अब नहीं देखूंगा। मुझे अपना ससुराल बहुत अच्छा ससुराल लगता था। नंदे मुझसे प्यार से रहती थी। मैं भी खुद को खुशनसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारी खुशी कुछ वक्त की है। मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे जा रही हूँ, जिनका ख्याल भी एक औरत को काटने पर मजबूर कर देता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ भर दे जिसे सहन करना भी मौत के बराबर हो। मेरे मायके में मैं सबसे छोटी थी, इसीलिए मुझ पर कोई ख़ास ध्यान नहीं देता था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते और जब मैं उनके पास जाती तो कहता, तुम छोटी हो, तुम्हारा हम बड़ों में क्या काम। मैं अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे राहुल को देखकर अपनी पिछली ज़िंदगी यानी मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं बड़ी बहनों भाइयों की ध्यान से बेगानी थी, इसीलिए मुझे लगा वो भी ऐसा महसूस करता है। क्योंकि मेरी दोनों नंदों की दोस्ती थी, वो दोनों साथ साथ रहती थी, इसीलिए मैं नंदों से ज़्यादा राहुल पर ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना भी बना देती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती, उसके साथ गेम भी खेल लेती, ताकि जो उदासी मैंने सही है वो राहुल को ना मिले। एक दिन वो मेरे कमरे में आया। करण के आने का वक्त था। मैं खूबसूरत से कपड़े पहने हुए मेकअप कर रही थी। जब राहुल मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक लाल कलर की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाई और कहने लगा, आप ये लगाओ, मुझे ये रंग अच्छा लगता है। मैंने इसके हाथ से लिपस्टिक पकड़ ली। मैं उस छोटे से बच्चे का क्या दिल तोड़ती, लेकिन वो तो मुझे देखकर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और बड़ी मोहब्बत से देखते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही है।
भाभी ये कहकर वो बेझिझक होकर मेरे गले लग गया। पहले तो उसकी हरकत पर मैं बुरी तरह से घबराती गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने फौरन से उसे खुद से पीछे किया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबराया सा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। मुझे आप अपनी बहनों से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लगा। आई एम सॉरी, उसने गर्दन झुकाकर शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। अपनी सोच छोटी सी लगने लगी। वो मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा था और मैं क्या गलत सोच बैठी थी। कैसे झटके से मैंने उसे खुद से दूर किया था। क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि मैं कैसी बदतमीज हूँ। प्यार का जवाब भी यूँ धुतकार कर देती हूँ। न जाने क्यों, लेकिन मैं खुद में शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। इसीलिए अगले दिन राहुल के साथ पहले जैसा ही रवैया किया। अब पूरा दिन मेरे साथ बैठ जाता था। मेरे गले भी बेझिझक लग जाता था। अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आता। मुझे न जाने क्यों उसका ये करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कुछ गलत हो रहा है मेरे अंदर से। कोई मुझे कहता कि ये सब ठीक नहीं, लेकिन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मेरे अंदर बैठा एक शैतान मुझे ये समझाने लगता। वो छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता था, बड़ी बहन समझता था। मुझे भी ऐसा ही सोचना चाहिए था। देखने में मैं दुबली पतली सी थी। वो मेरे साथ खड़ा कद में मुझसे 2-3 इंच लंबा ही लगता था। जब वो स्कूल से वापस आता, मैं किचन में खाना बना रही होती। वो अंदर आते ही मेरे गले लग जाता। मुझे उलझन सी होने लगती। मैं गर्मी में भी रोटियां बनाते हुए पसीने से तार हुए चूल्हे के सामने खड़ी होती थी। राहुल पीछे रहा करो, मुझे देख नहीं रहे, मैं रोटी बना रही हूँ। मैं उसे टोकती तो वो पीछे हट जाता। कहता, आप हर वक्त क्यों इतने काम करती रहती हैं, कभी तो काम से चुप्पी भी ले लिया करो। वो बात बदल देता। मेरी ये ख्वाहिश थी मैं घर की हर इंसान के दिल में जगह बनाऊं। इसीलिए राहुल की ऐसी हरकतों पर नाराज़ होने की बजाय मैं उसे मुस्कुराकर कहती कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो फिर मैं छुट्टी करूंगी और वो काम करेगी। मेरी बात पर वो मुझसे कहता कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसी लेकर आना। मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यह कहते हुए वो आंखों में बड़े गौर से देख रहा था, एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए। न जाने किस ध्यान में था कि पहली बार मुझे उसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होने लगी। मेरे पूरे वजूद में सनसनी से दौड़ने लगी। मैंने अपना दुपट्टा सही से पहना। मुझे इस वक्त उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मैं एकदम से पीछे हटकर सेल्फ के साथ लग गई। फिर वो बोला कि मेरा बस चले, आपसे एक भी काम ना करवाऊं, आपको रानी बनाकर रखूं। आप इतनी अच्छी लगती हैं। आप मुझे मेरी धड़कनों का ही अंदाज़ा था कि किसी तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह बेकाबू हुई हो। ऐसी तारीफ तो मेरी कभी करण ने भी नहीं की थी। एकदम ही वो मुझसे पीछे हट गया। उसके अंदाज भी बदल गए। कहने लगा, आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वो नवाब थोड़ी हैं। मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती रहे और दोनों बहनें बैठी टीवी देखती रहें। वो बात को बदलने में भी शायद माहिर था। अपने अंदाज भी 1 मिनट में बदलता था। मैं अब राहुल की नज़रों से उलझने लगी थी। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा कि जाओ तुम कपड़े बदल लो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वो किचन से बाहर निकला तो मैंने सुकून का सांस लिया था। कुछ दिन मैं उससे डरती रही। मुझे अब उसकी नज़रें चुभने लगी थी। मैंने एक बार करण से कहा कि राहुल बड़ा होता जा रहा है, उसे उठने बैठने का ढंग होना चाहिए कि कैसे रहना है, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। जैसे वो माँ के गले लगता है, मेरे भी ऐसे ही गले लग जाता है। करण, मुझे यह सब बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने ये बात इसीलिए करण से कही कि वो राहुल को समझाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नज़र में बुरी बनूं। मैं अगर राहुल को डांटती तो वो ज़रूर मेरी सास नंद के सामने ये बात कहता। वो तो यही समझते कि मैं घर में लड़ाई पैदा कर रही हूँ। हाँ, अगर करण राहुल को मना करते तो वो ज़रूर एक हाथ को कायम रखता, क्योंकि बहू के बदले रवैये ससुराल में सब तेज आंखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो किस बात पर ऐसा कर रही है। बस इस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि अकेले रहने के लिए सब कर रही है।
किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इसीलिए करण को भी ये बात राहुल को समझानी चाहिए थी, लेकिन करण तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे तुम भी ना अजीब बातें करती हो। अरे इतना सा बच्चा है, वो तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है, और तुम हो कि बात को कहाँ लेकर जा रही हो। करण ने इस बात को आम तरह से लिया था। मैं अभी सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वो मुझे बहन समझता है, मैं उसे छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नज़रें और बातें अजीब सी होती हैं। ये बात तो माँ और बहनों को समझनी ही चाहिए कि भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, लेकिन कुछ लिहाज शर्म भी होनी चाहिए। ये बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही। वो भी हंसती और कहने लगी तुम हो तो इतनी अच्छी, करण के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो ये दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी आए। मेरी सास ने बात को एक अलग ही अंदाज दिया था। मैं चुप की चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति का मेरी बात का ध्यान न देना, उसका खामियाजा आज मैंने बहुत बड़ा भुगता था। मैंने खुद से ये सोच लिया था कि खुद में राहुल से दूरी कायम रखूंगी। मैंने राहुल के कमरे में जाना छोड़ दिया, उससे ज़्यादा बातचीत भी करनी बंद कर दी। ये बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा बस काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर मुझे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला आपके चेहरे पर ये जो भोलापन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल चाहता है देखता रहूं। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा मुझे इतने गौर से मत देखा करो, बुरी बात होती है, बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, ना ही उन्हें देखते हैं। मेरी बात पर वो संभल सा गया और फिर वहाँ से चला भी गया। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब सी थी, मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे थे। जब करण मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर ही दौड़ा दी थी। करण मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट को कहा। अब किचन का सारा काम मेरी सास और ननद ही संभालती थी। मेरी ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरा था। एक रात मेरे पति, सास और नंद किसी शादी पर जाने को तैयार थे, लेकिन शादी कानपुर में थी। मुझे सफ़र मना था और राहुल न जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुक गया। कहने लगा कल स्कूल टेस्ट है, वो नहीं जाएगा। मैं अपनी माँ के घर जाने का सोच रही थी, लेकिन राहुल की वजह से मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम घर पर ही रुक जाओ, रात तक हम लौट आएंगे। शादी तो शाम को ही ख़त्म हो जाएगी, और मैं हमेशा यह चाहती थी कि मेरे ससुराल का हर इंसान मुझसे खुश और राज़ी रहे, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। मैं सास की बात मान गई। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर ये सब भी कानपुर से निकलने वाले ही थे कि काले बादल रात के वक्त ऐसा अंधेरा कर रहे थे। ऐसी तूफ़ानी बारिश शुरू हुई कि करण ने कहा कि हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही पहुँचेंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि राहुल को तेज़ बारिश और बादलों की गरज से डर लगता है, वो अकेला डर न जाए, इसीलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लेना। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं भला उसे क्यों अपने कमरे में सुलाने लगती। मैंने कहा करण वो इतना छोटा तो नहीं है कि बारिश से डर जाएगा। मुझे राहुल को अपने कमरे में सुलाना सही नहीं लग रहा है। करण इस बार मुझे सख्ती से बोले, ये क्या तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने की रट लगाती रहती हो? वो बच्चा है, उसकी सोच बच्चों जैसी ही है। मेरे साथ और बहस मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो। करण ने फ़ोन काट दिया, लेकिन मैंने भी राहुल को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेटकर सो गई। रात को न जाने कौन सा वक्त था जब बादल इतनी ज़ोर से गरजाए जैसे कहीं बिजली गिरी हो। इस कदर खतरनाक आवाज़ थी कि मैं उठकर बैठ गई, साथ ही लाइट भी चली गई थी। मेरा दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से खटका कि मैं डर के मारे उछल कर रह गई। अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कौन है? कहने लगा मैं राहुल हूँ। भाभी जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में बड़ी मुश्किल से चलती हुई दरवाजे तक पहुँची थी। मेरी कमर में दर्द सा था। कुछ दिनों से मैं खुद को थकी हुई महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में टॉर्च लाइट पकड़े राहुल डरा सा
खड़ा था। कहने लगा मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी। मैंने उसे कमरे में आने को कहा। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा मुझे डर लग रहा है। यह कहकर वो मेरे गले लग गया। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह से तसल्ली दी थी कि कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त मुझ पर बहुत मजबूत होने लगी। मुझे लगा शायद डर के मारे वो मुझे माँ या बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पर खुद से चलने लगे थे। मुझे करंट सा लगा था। उसकी पकड़ और उसकी मेरी कमर पर चलती उंगलियां मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने उसे पीछे कर दिया। एकदम से लाइट आ गई थी। बारिश का जोर भी कम हो चुका था। राहुल के चेहरे के अंदाज मुझे अचानक बदले हुए लगने लगे। वो मुझे कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने कहा जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान थम चुका है। लेकिन वो अजीब सी हंसी चेहरे पर सजाकर कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान जो अभी तक नहीं थमा था, मन एक बार थम जाए तो चला जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मैं दम सी रह गई थी। वो कहीं भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें तो उसकी नज़रें कुछ भी बचकाना नहीं थी। वो मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा राहुल, किस किस्म की बातें कर रहे हो? होश में तो हो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। आप मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपके करीब आने पर मुझे अच्छा महसूस होता है। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी जैसे कि कोई गर्म पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। राहुल में और एक हवस भरे इंसान में इस वक्त फ़र्क करना मुश्किल था। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम माँ जैसी भाभी पर नज़र रखते थे। मैं चिल्लाकर बोली। वो बिना डर के मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा मैं आपको माँ समझा ही कब? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कई बार तो इजहार किया है आपसे, आप शायद भूल गई हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन न जाने कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि मुझे अपने आप उसके आगे बेबस लग रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कमरे की लाइट जाते ही मेरी किस्मत भी चली गई थी। मेरा इनकार, रोना, मिन्नत करना कुछ भी मेरा काम नहीं आया था। वो रात मेरे लिए काली रात बनाई थी और अपनी सहाई मेरे मुंह पर लग गई थी। सुबह मैं बहुत रो रही थी। राहुल बड़े डटके से मेरे सामने बैठा था। कहने लगा अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक्त मैं दोहरी तकलीफ को सह रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल के मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात करण को बताऊंगी, तुम्हारी माँ बहन को बताऊंगी, जो तुम जैसे जालिम को बच्चा समझते हैं। वो मेरी बात से भी घबराया नहीं था। कहने लगा आप ये शौक भी पूरा करके देख लें, लेकिन झूठी आप ही कहलाएंगी। मैं इस घर का बेटा हूँ। मुझ पर कभी भी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो जुबान बंद रखिएगा। मैंने नफरत से उसे देखा था। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी चाहा कि किचन से तेज धार वाला चाकू लाऊं और राहुल को जान से मार डालूं। अपने और मेरे बीच के रिश्ते का उसने बुरा हाल करके रख दिया था। बाहर की बेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागती हुई बाहर गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने करण और मेरी सास और नंदे खड़ी थी। मैं करण के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। मैं इतनी शिद्दत से दर्द में तड़पने लगी। करण परेशान से हो गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। मैं होश से बेगानी हुई थी। जब मुझे होश आया तो करण मेरे पास बैठे थे। मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी थी। कहने लगी जब तुम्हें ध्यान रखने को कहा था तो क्यों सारे घर का काम करती रही थी? खाना तो हम बना कर गए थे। देख लिया तुमने काम करने का नतीजा। बाल बाल तुम्हारा बच्चा बच्चा है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ भी राहुल ने बोला था कि मैं घर के काम करती हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है।
इससे पहले मैं कुछ कहती मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी नंद राहुल के साथ ही अंदर दाखिल हुई थी। राहुल शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझा था माँ के भाभी बहुत बहादुर होंगी, लेकिन यह तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक निकली। बारिश से इतना डरती है कि मुझे रात भर उन्हें संभालना पड़ा। अब भी सब उसकी बात को नॉर्मल अंदाज से सुन रहे थे। मैंने सोचा घर जाकर करण को सब सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने करण से ये सब कहा तो एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, तुमने मेरे छोटे से मासूम से भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है वो, उसे तो इसी बातों का अंदाजा भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें इस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से ये सब निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं तुम्हें सच्चा समझकर अलग हो जाऊँगा। तुम अगर मेरे बच्चे की माँ ना बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक ही दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हुए इल्ज़ाम लगाने वाली? मैं फटी फटी आंखों से करण को देख रही थी। क्या ये वही करण थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे? ये शायद उनकी मोहब्बत मुझे इसीलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती और उनकी घटिया भाई की बदतमीजी हंसकर बर्दाश्त कर रही थी। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी खता भी बेमतलब हो चुकी थी। उन्हें कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं आ सकता था, क्योंकि उन्हें अपने भाई पर भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला कर लिया। करण ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे यूं बैग उठाए देखकर कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। करण कहने लगा, जाने दो इसे, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है। मायके जाकर शायद अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। यह ना तो कोई आम सी पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई नहीं थी, ना ही कोई आम सी बात थी जिसे मैं इग्नोर करती। मैंने रिक्शा लिया और अपने घर आ गई। सारी हकीकत से अपनी माँ को आगाह कर दिया। वो मुझसे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होकर भी कैसे जाहिल बन गई? तुम्हें शुरू से ही इस सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना ये बात जो तुम अब मुझे बता रही हो पहले कहती। मैं समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए था। तुमने तो अपना घर ही बर्बाद कर लिया। तुमने अपने ससुराल वालों को राजी करने के चक्कर में अपने देवर की सारी बदतमीजी सही। मेरी माँ भी परेशान सी हो गई, लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने तो करण से भी बात की थी और अपनी सास से भी, लेकिन उन्होंने सीरियस होकर सुनी ही नहीं थी। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच दूरी होती है। एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। वो राहुल ही था। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो और घर वापस आ जाओ भाभी। मैं आपको आइंदा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। वो मुझे गलत फिल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था, मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक गलत फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीज़ देखकर वो बहक गया था। मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। मैंने कहा, जो तुमने किया वो गलत ही नहीं, पाप था। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। उसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है, जो तुम्हारी हरकतों पे आंखें बंद किया, तुम्हें बस बच्चा ही समझते रहे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूँगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे घर बेटा हुआ, उसके बाद मैंने करण से तलाक ले ली। ऐसे रिश्ते का यही अंजाम होता है। औरत की शादी के शुरू में ही देवर की हदें बांध देनी चाहिए और घर वालों को भी अपने बच्चों की रिश्तों की हदें बतानी चाहिए, ताकि किसी का घर उजड़ने से बच जाए। मैंने अपने पति की करण से तलाक इसीलिए ले ली थी क्योंकि एक औरत अपने पति के भरोसे ही ससुराल में रहती है, और जब उस पति ने ही अपनी बीवी पर भरोसा ना हो तो ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा है कि वो उसे छोड़ दे। धन्यवाद दोस्तों।